हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि कुछ चीज़ें खबरें उड़ती हुई आ रही हैं पेपर से रिगार्डिंग, आपको इसके लिए मैं सूचित कर दूंगा, बता दूंगा कि पेपर का क्या सीन है और कैसे क्या हो रहा है और कब तक हो जाएगा। ये पेपर आपको बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में ही आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कुछ जानकारियाँ मिली हैं, उस जानकारियों के आधार पर हम आपको कुछ बताएंगे कि पेपर के क्या चांसेस हैं, किस महीने में चांसेस हैं, कौन सी डेट उसके लिए सूटेबल हो सकती है और क्या क्या चीज़ें अभी तक उसके लिए फ़ाइनल हो गई हैं। इसके लिए मैं आपको एक खबर जो आई है उसके आधार पर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उसके लिए पेपर जो है, बस ये मान के चलिए, समय अब इतना ज़्यादा अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ते रहेंगे तो आपके पास समय है, क्योंकि अगर आपने छोड़ा नहीं होगा, गैप में बीच में नहीं किया होगा, तो आपका काम चलता रहेगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे आपके सामने जो है ये पोर्शन जो है जीएस का चला रहे हैं, जिसमें आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से कुछ प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए थे, चाहे वो आरओ के हों, चाहे एपीएस के हों या किसी के भी, तो उसी चीज़ को देखते हुए उसकी जो जीएस है वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जीएस फंसती है। अभी आपको चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे एक पेपर दिया गया था, NBRI CSIR, इसी की एक संस्था है NBRI। ठीक है, ये इसका एक पेपर हुआ था, और जो पेपर उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन में हुआ था। बहुत बड़ा भवन है और वहाँ पे से ऐसे छोटे मोटे कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं आप डलवा सकते हैं। उसके लिए अच्छी संस्था होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, सब कुछ। तो वो पेपर तब होता है। तो उसी का पेपर जो हुआ था, तो वो बहुत अच्छा पेपर था। उसका लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये बात मैं कहूँगा। लेकिन वहाँ पे जीएस जो है अच्छी आई थी, और ऐसे ही आपको यहाँ पे भी जीएस अच्छी देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर जिसने भी टेक्स्ट बुक से, अगर आपने कोई भी जीएस पढ़ रखी थी, कभी भी कुछ भी लगा रखा था, मैं टेक्स्ट बुक का नाम इसलिए यहाँ पे ले रहा हूँ, वहाँ से टेक्स्ट बुक से जीएस के कम 50 में से 38 क्वेश्चन वहीं से आए थे। ठीक है, अलग अलग एग्जाम से भी जीएस पूछी जा चुकी थी, तो वो जीएस वहीं से आई थी, उससे बाहर कुछ नहीं था। चलिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्या लिखा हुआ, बिहू लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू तो आपको पता है कि असम की क्या है, असम की बहू है। ठीक है, ये मैंने बहुत बार बताया है कि असम की बहू है। चलिए, फिर 69 नंबर देखेंगे कि क्या है। लिखा हुआ है, भारतीय लोकप्रिय भरतनाट्यम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा, कथकली केरल हो जाएगा, मणिपुरी मणिपुर का हो जाता है, ओडिसी ओडिशा का हो जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाता है, मोहिनी अट्टम केरल का हो जाता है, सत्रिया जो है असम का हो जाता है, और कथक उत्तर प्रदेश का हो जाता है। ये सारे के सारे जो है आपके शास्त्रीय नृत्य थे, ये आपको सारे के सारे यहीं पे बता दिए। चलिए, फिर देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किसने की थी? क्या क्या ऑप्शन है? स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी, किसकी? रामकृष्ण मिशन की। 1897 में जो वेल्लूर मठ था, ठीक, जो वेल्लूर मठ था, ये वहां पे उसकी स्थापना की गई थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनका तो नहीं पता। गदर पार्टी जो है 1913 में लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। होम रूल लीग 1916 में आया था, तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार जो है अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, 1930 में इसकी स्थापना उन्होंने की थी। चलिए, फिर यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिवर्सल बैंक, यानी कि विश्वव्यापी बैंक से आप क्या समझते हैं? तो विश्वव्यापी बैंक से हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक बैंक जो कई देशों में कर रहा हो, तो एक बैंक जो समाज के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाएं दे रहा हो, एक बैंक जो विश्वविद्यालय को सेवाएं देता हो, और एक बैंक जो व्यापक स्तर पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं देता हूं। बिल्कुल भैया, जो है विश्व बैंक यही कहलाएगा। फिर अगला, एक तो ये इंग्लिश में इतना बड़ा दूर तक फैल जाता है कि उसकी वजह से हम लोगों को अपना फॉन्ट छोटा करना पड़ता है। चलिए, खैर आगे। मुंबई स्थित मुख्यालय के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना स्थापना कब की गई थी? तो मुंबई स्थित जो है ये पूछा जा रहा है, तो 1935 हो जाएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ये आपको पता है। और 1937 में जो है स्थायी रूप से मुंबई को स्थानांतरित कर दिया गया था, इसका जो मुख्यालय था। ठीक है, ये याद रखना कि 1937 में मुख्य रूप से जो है कह सकते हैं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय था वो स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से
कौन एक केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है? राजस्व का स्रोत पूछा जा रहा है केंद्र सरकार के लिए। स्टाम्प पंजीकरण, तो ये तो राज्य के लिए होता है। ये राज्य इसका जो स्टाम्प से जो भी पंजीकरण, यानी कि जो भी जो स्टाम्प के जो पंजीकरण होते हैं उनका जो भी पैसा आता है, उन पे जो भी रेम्युनरेशन मिलता है, वो सब कौन रखता है? वो राज्य सरकार रखती है। टैक्स ऑफ कमोडिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है। ड्यूटी ऑफ कस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्स रेवेन्यू ऑन इनकम, आयकर पर राजस्व, ये भी वो ले जाती है। 74 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय श्रेणी का भाग किससे कहा जाता है? तृतीय श्रेणी में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, चलिए देखते हैं। पहले कृषि, उद्योग, बिजली और परिवहन। तृतीय श्रेणी में आपका परिवहन आ जाएगा। ठीक, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें कृषि आ जाती है। ठीक, कृषि और उद्योग जो कह सकते हैं वो भी हो जाता है। जो द्वितीयक होता है वो बिजली ले लेता है। और ऐसे तृतीयक जो क्षेत्र होता है वो सेवा का होता है। सेवा यानी कि आपकी जो नौकरी वगैरह जो होती है सेवा के क्षेत्र में आती है। चलिए 75 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो अप्रत्यक्ष नहीं होगा तो यानी कि वो डायरेक्ट टैक्स होगा। तो सेल्स टैक्स लिखा हुआ है। सेल्स, जब हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो उन पे, जैसे आप टॉफ़ी भी खरीदते हैं तो उन पे एक टैक्स जाता है, वो हमको नहीं पता होता है, तो यानी कि वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। उपहार कर, ठीक, अब ये उपहार कर जो लिखा हुआ है ये तो टैक्स में फिर तो इनडायरेक्ट टैक्स में तो नहीं जाएगा। तो ये उपहार कर जो है, क्योंकि उपहार पे कई बार ऐसा होता है टैक्स ही नहीं लगता है। बहुत से ऐसे उपहार की श्रेणियां दी गई हैं जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, और कुछ उपहार ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे उपहार कर जो है वो आपको इनडायरेक्ट नहीं जाएगा, डायरेक्ट टैक्स में चला जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? शास्त्रीय भाषा की बात की जा रही है, किसको दर्जा प्राप्त नहीं है? तमिल, कोंकणी, तेलुगु और कन्नड़। तो कोंकणी को नहीं है, बाकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तीनों शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, तमिल को 2004 में शामिल किया गया था, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। चलिए फिर 77 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में किस उद्योग को अधिकतम रोजगार सृजन का श्रेय जाता है? भारत में किस उद्योग को अधिकतम रोजगार? तो भारत में जो है कपड़ा उद्योग ऐसा है, जो हमारा जो कपड़ा उद्योग का जो इंडस्ट्री है वो कृषि के बाद अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा तो कृषि देता है, लेकिन उसके बाद जो है हमारा जो कपड़ा उद्योग है वो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन उसके आगे लिखा हुआ है। चलिए, भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और उसका कार्यकाल का निर्णय कौन लेता है? तो जो भारत में निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है और उसका कार्यकाल का जो निर्णय है वो सब राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ठीक है, किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के। या तो वो 6 साल रहता है या 65 साल, उसकी जो भी उम्र, मतलब जो भी दोनों में से पहले पूरा होगा उसमें वो रिटायर हो जाता है। ये बात बताई गई है। और जो दो चुनाव आयुक्त होते हैं वो भी 6 साल के लिए रहते हैं, लेकिन उनकी उम्र 62 होती है, 65 नहीं होती है, वो 62 साल में रिटायर हो जाते हैं। ये संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के निर्वाचन से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो दी गई हैं। और निर्वाचन जो है हमारा निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका आयोग ने क्वेश्चन जो, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इसने इसको क्वेश्चन को ए माना था, यानी कि संविधान में ऐसा नहीं होता है। जो संविधान नहीं, निर्णय कौन लेता है? उसके कार्यकाल वगैरह का निर्णय राष्ट्रपति लेता है। और संविधान के अंतर्गत ये चीज़ें जो वर्णित है उसी के तहत जो है राष्ट्रपति निर्णय लेता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति आंसर सही होना चाहिए था, लेकिन लिया उन्होंने संसद था। ठीक है, यही ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि आयोग जब क्वेश्चन को गलत ले लेता है तो उसमें फिर हमें मजबूरी में कई बार आपको आयोग के आंसर बताने पड़ते हैं, और अलग अलग जो पेपर होते हैं अलग अलग चीज़ें ली जाती हैं। खैर देखिए अगला क्वेश्चन, कि कब और किस पुस्तक में भारत का राष्ट्रगान प्रकाशित हुआ था? किस पुस्तक में हुआ था? चलो, जनवरी 1910 बंगाल गजट, मार्च 1911 आर्यव्रत पत्रिका, जनवरी 1912 तत्वबोधिनी पत्रिका, मार्च 1910 अभिव्यक्ति। नहीं, जो तत्वबोधिनी पत्रिका थी सबसे पहले, इसमें जो है राष्ट्रगान प्रकाशित हुआ था। चलिए 80 नंबर देखेंगे। ठीक,
हाँ, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन एक अनिवार्य शर्त नहीं है? 35 वर्ष का होना चाहिए, बिल्कुल भाई होना चाहिए 35 वर्ष का, ठीक है। फिर शिक्षित होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ये कहीं भी नहीं लिखा है कि हमारे देश में संविधान में यही एक चीज़ गलत लिखी है कि नेताओं को बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके जो क्वालिफिकेशन है उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि उनको शिक्षित होना चाहिए, यही गलत लिखा हुआ है। बाकी देखो जो भारत का राष्ट्रपति है उसका होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जो लोकसभा का सदस्य होता है उसको बनने के लिए जो भी योग्यताएं होती है वो सारी पूरी करनी चाहिए, किसी भी तरीके के कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी ये जो लिखे हुए हैं ये सब बेकार की चीज़ें थी। शिक्षित होना ये कोई मतलब ही नहीं है, आप शिक्षित ना भी हो तो भी बन सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है? अच्छा चलो देखो, तो भारत की जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो प्रदान करता है यहाँ पे। तो मौलिक अधिकार प्रस्तावना ये बेकार के थे। चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं क्या है। अच्छा, चौथा ऑप्शन ही नहीं था, यहाँ पे उनके विकल्प दिए गए थे, हमें इनके आधार पे बताना था। तो बिल्कुल फिर तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिए थे, यानी कि जो डीपी जो होते हैं, क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया, ये हो जाएंगे। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तेलंगाना राज्य का गठन, आपको पता है तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2015 को हुआ था, नहीं 14 में हुआ था, 15 में नहीं हुआ था, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे पहले ही ऑप्शन देखा 2 जून, बस 2 जून लगा दिया। यही क्वेश्चन ऐसे ही गलत होते हैं। देखो, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का जो था हिस्सा काट कर बनाया गया था, ठीक है, और ये भारत का 29वां राज्य था, ठीक। इसका गठन किया गया था और तेलंगाना की जो आधिकारिक भाषा है, ठीक, उसको तेलुगु और उर्दू है, ठीक। ये श्री कृष्ण जो थे, इनकी समिति बनी थी, श्री कृष्ण समिति, उन्हीं की सिफारिश पर जो है आंध्र प्रदेश का जो है एक हिस्सा काटकर तेलंगाना राज्य बना दिया गया था। चलो, विद यू ऑल द वे, यानी कि हर तरह से आपके साथ, किस बैंक का प्रचार है? अब ये बैंक कौन सी बैंक है, चलिए देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल, जिनके यहाँ हमेशा लंच चलता है ये उन्हीं की है। आप आइए, हम आपके साथ हैं। और क्या लिखा हुआ है, हर तरह से आपके साथ, बिल्कुल लंच कर रहे हैं तब भी आपके साथ हैं, काम नहीं करेंगे लंच करवाएंगे। चलिए खैर, ये तो हो गया, विद यू ऑल द वे। बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, बैंकिंग से परे संबंध। HDFC बैंक का क्या है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। और इंडियन बैंक क्या है, आपका अपना बैंक, चाहे जब आओ लूट के चले जाओ। भाई अपना बैंक है, आओ रुपए लो चले जाओ। रुपए लूटने का मतलब ये नहीं होता है कि आप वहाँ जाके बंदूक लेके लूट रहे हैं। भाई कभी कभार लोन लेके भी लूटना होता है, जैसे देखो लोन लेके चले गए, विदेशों में भाग गए। भारत के 10 रुपए के करेंसी पर नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में आंसर बताना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड मैंने बहुत क्वेश्चन के आंसर बताए हैं। इसी से रिलेटेड क्या यही क्वेश्चन, बस खाली नोट चेंज था, बस वो क्या था, वो नोट चेंज था, बाकी मैंने इसके आंसर बताए हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन जो है क्या लिखा हुआ है कि हॉर्नबिल पर्व जो प्रतिवर्ष दिसंबर मास में आता है, किस प्रदेश में आयोजित किया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ये वहाँ का बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित क्या है, ये पर्व है वहाँ का, बहुत ही चर्चित है, बहुत ही ज़्यादा मनाया जाना, बहुत ही ज़्यादा माना जाता है इसको। चलो फिर क्या लिखा हुआ है, पेरिस्कोप का उपयोग क्या देखने के लिए किया जाता है? क्या देखने के लिए? समुद्र सतह के ऊपर की वस्तुएं, समुद्र के नीचे की वस्तुएं, अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुएं, तीव्र गतिमान वस्तुएं। तो देखो पेरिस्कोप का मतलब होता है समुद्र के जो ऊपर की वस्तुएं होती हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक पनडुब्बी जा रही है, इसमें से ये एक ऐसे करके निकलेगा, ठीक है, ये यहाँ से देखने के लिए होता है, ठीक है, ये ऐसे देखा जाता है समुद्र की सतह के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, काला अजार किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ा है, मेरे पास पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ाया है कि ये किसके कारण होता है, यानी कि काला जार इज कॉज्ड बाय, किसके वजह से होता है? पैरामीशियम लिखा हुआ है, अमीबा लिखा है, प्लाज्मोडियम लिखा हुआ है, लिस्मानिया लिखा हुआ है। तो लिस्मानिया की वजह से होता है, ठीक है। ये एक संक्रमण बीमारी है। ये एक लिस्मानिया जो लिखा हुआ है, और लिस्मानिया डोनवानी जो होता है, एक ये प्रोटोजोआ का नाम है, ये उसी से होता है। ये एक बालू मक्खी होती है, फ्लोबोटोमस, ये इसके द्वारा जो है काला जार या दमदम ज्वार रोग का कारण बनता है। ये काट लेती है तब ये चीज़ होती है।
चलिए खैर, आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? जो आहार नली होती है इसमें सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? इसोफेगस, अमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो जो चीज़ छोटी है वो सबसे बड़ी होती है और जो बड़ी होती है वो छोटी होती है। छोटी आंत लंबाई में बहुत लंबी होती है और बड़ी आंत जो होती है वो चौड़ाई में चौड़ी होती है, इसलिए वो छोटी होती है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम? तो अगर सबसे ज्यादा अभिक्रिया धातु पे पूछी जाएगी तो पोटेशियम हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड ऐसे ही। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड, अच्छा कैल्शियम हाइड्राइड लिखा हुआ, हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ। अगला ऑप्शन जो है कैल्शियम क्लोराइड का है। लेकिन अगर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो वो जिप्सम को जो है 373 केल्विन पर जब गर्म करने पर जल के जो अणु होते हैं उनको त्याग देता है, तब कैल्शियम सल्फेट जो है ये आपका हेमीहाइड्रेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। और जो इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है? CaSO4 पॉइंट हाफ, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, हाफ H2O होता है। ठीक है, तब जब इसको जो है 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब क्या करता है? ये जल जो होते हैं इनके अणुओं को त्याग देता है और ये बन जाता है। चलिए फिर 91 नंबर, निम्नलिखित में से किसका पीएच लगभग 10 होता है? बहुत ज़्यादा भाई पीएच मान है। अगर पीएच मान बहुत ज़्यादा होता है तब क्या हो जाता है? तब वो क्षारीय बन जाता है। ठीक है, कल शायद आपको जो, अच्छा भाई पीडीएफ वो आपको फोटो शेयर नहीं की गई, मेरे पास तक तो आई थी, वो फोटो में भेजी गई इसलिए आपको फोटो में ही दी जा रही है, पीडीएफ नहीं बनाया गया उनका। ठीक है, चलिए तो जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, 10 पीएच मान होता है इसका। ठीक है, इसका जो प्रकृति होती है वो कैसी? क्षारीय होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो चार्ल्स हेनरी फिलिप्स द्वारा 1872 ईस्वी में किया गया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसका दूसरा नाम जो होता है मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसकी जो सूत्र होता है वो होता है Mg ब्रैकेट के अंदर OH और बाहर 2। ठीक है, चलिए 92 नंबर, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड सफेद में धर्मूला ग्रे में बदल जाता है। यह क्या बनने से होता है? यानी कि सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो ग्रे में बदल जाता है। ठीक है, तो यह क्या बनने से होता है? तो सिल्वर धातु, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो ये सिल्वर धातु जो होती है ये प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में आती है तो ये ग्रे टाइप की हो जाती है। एलपीजी में क्या होता है? तो एलपीजी में तो भैया जो है ब्यूटेन होती है, क्योंकि वही जो है जलती है। ठीक है, जो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन दो तरीके की चीज़ें होती हैं। ब्यूटेन जो होता है वो जलने के लिए था, प्रोपेन जो होता है एक तरीके के इसमें स्मेल के लिए डाला जाता है, जिससे अगर ये लीकेज हो तो इसकी स्मेल आए तो आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई ये है। ठीक है, और इसमें जो होता है, नहीं, प्रोपेन और ब्यूटेन दो तरीके का मिश्रण होता है जो कि जलने के लिए बनाया जाता है। बाकी इसमें सल्फर डाला जाता है। सल्फर के यौगिक होते हैं जिसको मेथाइल मार्कॉप्टेन कहते हैं, और ये दुर्घटना से बचने के लिए इसमें डाला जाता है ताकि जब रिसाव हो तब इसकी गंध जो है, यानी कि जो बदबू है वो निकल कर आए तो आपको पता चल जाए कि भाई गैस जल रही है या बाहर निकल आई। प्रदूषण में कुछ विश्वसनीय संकेत कौन से हैं? प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय संकेत, अच्छा, फर्न साइकस, शैवाल, लिवर वर्ट, लाइकेन और मास, नीम वृक्ष और आइकार्निया। तो लाइकेन और मास होते हैं। कौन होते हैं? लाइकेन और मास होता है। चलिए 95 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल में जमा होने के कारण धमनियों में कठोरता होने को क्या कहा जाता है? अच्छा, क्या क्या लिखा हुआ है? स्टोनिसिस लिखा हुआ है, रिनिटिस लिखा हुआ है, आर्टेरियोलेरोसिस लिखा हुआ है, थम्ब्रोसिस लिखा हुआ है। तो ये होता भाई इसी लंबे वाले नाम की वजह से ही है। इतना बड़ा नाम यार। देखो, कोलेस्ट्रॉल जब जमा हो जाता है आपको पता है कि शरीर में फिर आपके जो है फिर वो ब्लॉकेज हो जाता है, स्ट्रोक आ सकता है, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये किसके वजह से आता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसकी वजह से आता है। इसी की वजह से आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक जिसको कहते हैं ना कि स्ट्रोक आ गया, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा जो फ्लो होता है किसका, जो शरीर में
ब्लड का वो कम हो जाता है, दिल तक ब्लड कम पहुंचता है, इसी वजह से ऐसी चीजें घटनाएं होती हैं। प्रतिकाय यानी कि एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कहाँ बनती है तो आपको पता है एंटीबॉडी लिम्फोसाइट में बनती है। कहाँ बनती है? लिम्फोसाइट में। ठीक, लिम्फोसाइट शरीर में मौजूद एक सप्त रक्त, जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये मानव शरीर में प्रवेश करने वाले संक्रमण और अन्य वायरस से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, आर्कियोप्टेरिक्स किनके बीच संयोजी कड़ी है? तो सरीसृप और स्तनधारी, सरीसृप और पक्षी, उभयचरी और सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। तो ये दोस्तों किसके बीच है? सरीसृप और पक्षियों के बीच में है। चलिए भाई 98 नंबर देखेंगे कि क्या हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 लगभग कितने परसेंट है? तो CO2 लगभग 0.03% है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। नाइट्रोजन कितना है? 78%। ऑक्सीजन कितना है? तो 21% है। ऑर्गन कितना है? तो 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और जो बाकी की गैसें हैं वो लगभग 0.04% की हैं। चलिए, मानव हृदय में लगभग कितने कक्ष होते हैं? तो आपको पता है इसमें 4 कक्ष होते हैं और इन चारों का अपना एक अलग अलग काम होता है। ये एक दूसरों के पार्टों द्वारा, जैसे बीच में डिवाइडेड पार्टीशन बना होता है, उनसे अलग होते हैं। जो ऊपरी 2 वेशम छोटे और पतले होते हैं, इनमें आलिंद होते हैं और आलिंद 2 होते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। और इन्हीं के नीचे जो है निलय होते हैं, जिसमें 2 निलय होते हैं। कौन कौन से? दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, ये जो हमारा इसका आकार पूछा जाए तो वो लगभग मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है? बॉक्साइट किसका कच्चा धातु है? तो बॉक्साइट भाई एल्युमिनियम का हमारा जो है कच्चा धातु। अच्छा, ABDC लिख लिया है, वाह भाई वाह। चलिए कोई नहीं, खैर जो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का कच्चा धातु है। और जो लोहे का, जबकि लोहा जो है वो मैग्नेटाइट, तांबा जो है चालकों का, और पायराइट और सिल्वर जो है वो अर्जेंटाइट का कच्चा धातु है। ठीक है, चलिए तो जो हमारी आज की जो GS की क्लास थी वो यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।